गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग जो टाइप स्टडी अपन पढ़ रहे हैं अभी स्कॉलियोडॉन, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। स्कॉलियोडॉन में पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्किन, प्लेक्वाइड स्केल, लोकोमोशन और सीलोम की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्किन के बारे में। तो जो इंटीग्यूमेंट या जो अध्यावरण जो इस जंतु का होता है स्कॉलियोडॉन का, ये दो लेयर का बेसिकली बना हुआ है। जो बाहर वाले को हम एपिडर्मिस कहते हैं, देखिए ये एपिडर्मिस है, और अंदर वाला जो है उसको डर्मिस बोलते हैं, है ना, ये डर्मिस लिखा हुआ है। तो एपिडर्मिस जो है ये एपिथेलियल कोशिकाओं का यानी उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है। और इसमें आप कई जगह पे क्या देखोगे ना, कुछ कुछ कोशिकाएं यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए ये कुछ म्यूकस ग्लैंड्स यानी कि श्लेष्मा ग्रंथियां हैं। ये यूनिसेलुलर श्लेष्मा ग्रंथियां जगह जगह पे यहाँ पे पाई जा रही हैं, यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स। और ये कहते हैं कि जो यंग स्टेज है, जब मतलब स्कॉलियोडॉन मैच्योर नहीं होता, उस समय जो उपकला कोशिकाएं हैं उसमें सीलिया लगी होती है, लेकिन बाद में जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो सीलिया समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो अब हम एपिडर्मिस की बात करें। एपिडर्मिस जो है कई एपिथेलियल सेल्स के परतदार स्तरों का बना होता है। मतलब इस एपिथेलियल सेल्स की कई स्तर मिल करके एक परतदार एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है, यानी उपकला कोशिकाएं कई परतों में होती हैं। और इसमें देखिए कि एक यहाँ पर आपको बेसल सेल नजर आ रहा होगा, बेसल सेल लाइन है ना। ये थोड़ा कॉलमनर होता है, थोड़ी स्तंभी और बहुकोणीय कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं, या स्ट्रेटम मेल्पिगाई भी कहा जाता है। और इसके नीचे इसका जो मेम्ब्रेन है नीचे, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जहां मैंने पॉइंट किया है। और होता क्या है कि ये बहुकोशिकीय बहुस्तरीय लेयर जरूर है, लेकिन होता क्या है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है, यहाँ पर नए सेल्स का निर्माण होता है। मतलब नए सेल्स का जो जनन होता है वो कहाँ होता है, इस लेयर में होता है। और फिर क्या होता है कि लेयर जैसे नया सेल बनता है, इसको ऊपर पुश कर दिया जाता है, फिर इसको ऊपर पुश कर देते हैं, फिर इसके जस्ट ऊपर जो सेल था थोड़ा का लेयर था, थोड़ा और ऊपर पुश हो जाएगा। तो होता क्या है कि नई कोशिकाएं बनती जाती हैं और क्रमांतर ऊपर की तरफ पुश होती जाती हैं। और होता क्या है कि जो जैसे जैसे इसके बाहरी दीवार की तरफ हम जाते हैं इस एपिडर्मिस के लेयर में, तो कोशिकाएं थोड़ी चपटी होती जाती हैं, और उसमें केराटिन की मात्रा, एक प्रोटीन होता है केराटिन, जिससे कि हमारा नाखून बाल वगैरह बने हैं, वो बढ़ती जाती है। और जो बाहरी कोशिकाएं जो होती हैं, आमतौर पर इतना केराटिन भर जाता है उसमें, साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है, करीब करीब पाई कोशिकाएं हो जाती हैं। एपिडर्मिस सेल जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो स्पेशलाइज हो जाती हैं म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड सेल्स में। ये कुछ श्लेष्मा स्रावित करने वाली कुछ कोशिकाओं में बदल जाती है, एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं, और ये बॉडी को चिकनाहट प्रदान करती हैं। दे लुब्रिकेट द बॉडी सरफेस, ये शरीर के स्तर को चिकनाहट प्रदान करती हैं। उसके बाद हम आते हैं डर्मिस की बात करते हैं। तो डर्मिस, ये देखिए ये डर्मिस है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये डर्मिस का है। डर्मिस में कई एरियोलर टिश्यूज हैं। तो देखिए ये कुछ लूज आपको फाइबर इसमें पड़े हुए हैं, और अगर फाइबर की उपस्थिति हो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतक में, तो उसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसमें खूब सारे स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज हो सकती हैं। पिगमेंट सेल्स देखिए, ये जो है ना, ये पिगमेंट सेल्स हैं, जिसको मैं मार्क रख करके आपको एनसर्किल कर रहा हूँ। दीज आर द पिगमेंट सेल्स, ये वर्णक कोशिकाएं हैं। और इसके अलावा इसमें नर्व फाइबर, रक्त केशिकाएं वगैरह पाई जाती हैं। इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे ये जो बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, उसको हम स्ट्रेटम लैक्सम, लैक्सम मतलब रिलैक्स, लैक्स फुला फुला ढीला। तो ये लैक्सम जिसमें कि आउटर लेयर है, उसमें लूज फाइबर्स होते हैं, लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ये कॉम्पैक्टम कहलाता है, मतलब कॉम्पैक्ट फाइबर्स होंगे और काफी एक दूसरे के क्लोजली अटैच्ड होंगे। ये कॉम्पैक्ट फाइबर क्या है, उसके नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर और होता है,
इसके नीचे ये अलग अलग थिकनेस का होता है, और इसमें जो सबक्यूटेनियस लेयर है बेसिकली, इसमें ये इसी का पार्ट समझ लीजिए आप। तो इसमें फाइबर जो है ये इंटरवूवन रहते हैं, मतलब वो एक जालिका जैसी एक जैसा एक अपीयरेंस प्रदान करते हैं। जो पिगमेंट या क्रोमेटोफोर्स या मिलेनोफोर जो होता है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। देखिए इस पे एपिडर्मिस का भी हमने जैसे बताया था कि कुछ जो स्ट्रेटम मैल्पिगाई या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जिसको कहते हैं, उसके जस्ट नीचे ये वर्णक कोशिकाएं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है तो आपको वर्ण नहीं दिख रहे हैं। और ये क्या करते हैं कि शरीर को कलर प्रदान करते हैं। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले में, कि इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है, इसका जो पृष्ठीय भाग होता है, वो गहरे भूरे कलर का होता है, और वो जो गहरापन मिलता है, गहरा रंग जो आता है, वो इसी क्रोमेटोफोर्स यानी कि वर्णक कोशिकाओं के द्वारा होता है। फिर हम देखते हैं प्लेक्वाइड स्केल। बेसिकली प्लेक्वाइड स्केल इसके स्किन में है, लेकिन इट्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ दिस एनिमल। ये इस जानवर का बाह्य कंकाल है। तो टिपिकल जो प्लेक्वाइड है, इसमें दो पार्ट होते हैं। अभी हम उसका डायग्राम भी देख लेंगे। बेसल प्लेट होता है और दूसरा ट्राइडेंट त्रिभुज जैसा एक स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है। जो बेसल प्लेट है वो डायमंड शेप, मतलब हीरे के आकार का होता है, और ये डर्मिस के अंदर ये धसा हुआ होता है। और ये जो डर्मिस में धसा ही नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ शार्पेज फाइबर होते हैं, या शार्पेज फाइबर होते हैं, जिससे कि उसको स्थिर किया जाता है, मतलब वो उखड़ नहीं जाए, हट नहीं जाए वहां से, कि वो डर्मिस में धसा हुआ तो है ही, और उसको स्थायित्व दिया गया है शार्पेज फाइबर के द्वारा। बेसल प्लेट जो होते हैं कुछ कैल्सिफाइड टिश्यूज से जो क्लोजली मिल करके बने होते हैं, और ये एक ओपनिंग होता है बेसल प्लेट में, जो एक पल्प कैविटी में खुलती है। पल्प कैविटी क्या होती है हम देखेंगे डायग्राम, तुमको समझ में आ जाएगा। पल्प कैविटी जब तक जीवन होता है तब तक उसमें कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे ओडोंटोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं ना। ब्लड वेसल्स होता है। वो जो पल्प कैविटी जिसकी बात की ना, अभी हम देखेंगे डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम उसी का है। नर्व्स और लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, और स्पाइन जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ट्राइडेंट होते हैं, और स्किन के बाहर होते हैं, और बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप उसको जब पीछे से आगे हाथ फेरेंगे तो खुरदरा लगेगा, आगे से पीछे हाथ फेरेंगे तो चिकना सा लगेगा। देखिए ये है, ये बेसल प्लेट है। जैसे कि मैंने कहा ये डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। डायमंड है ना, ये जैसे ईंट होता है ना ताश की पत्तियों में, वो डायमंड है। ये बेसल प्लेट है। बेसल प्लेट के ऊपर आप देखिए कि त्रिभुज जैसा एक ट्राइडेंट स्पाइन बना हुआ है, और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड है। जैसे मैंने कहा था, तो ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है थोड़ा सा। और इसमें मैंने कहा था छिद्र होता है, इसमें पल्प कैविटी होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स होते हैं, कुछ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये सारे होते हैं। और ये देखिए, इसको अगर सेक्शन में देखा जाए इस स्ट्रक्चर को, तो आप क्या देख रहे हो कि ये इसका पल्प कैविटी है, जो बाहर की तरफ इस छिद्र के जरिए खुल रहा है यहाँ पर। इसमें आप देखिए कि ये स्ट्रेटम लैक्सम के नीचे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम वाले लेयर में धसा हुआ है, और ये सारे के सारे जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये वैसे तो ये डर्मिस के फाइबर हैं, और इसके अलावा ये फाइबर जो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के फाइबर तो है ही है, इसके अलावा कुछ और भी फाइबर्स इसमें होते हैं, इसको हम शार्पेज फाइबर कहते हैं। ये पल्प कैविटी है। इस पे देखिए कि ये बाहर वाला भाग इसका एनामेल है, और इसका अंदर वाला भाग जो होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को कि पल्प कैविटी के ऊपर ये जो ये वाला लेयर है, ये डेंटाइन है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये इसका इनामल है। ठीक है। तो प्लेक्वाइड की जो संरचना होती है कि स्पाइन्स बड़े स्मूथ नहीं होते हैं, और एक स्ट्रेटिफाइड, मतलब एक जैसे सीढ़ीदार स्ट्रक्चर बना दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। ये बहुत सारे हार्ड कैलकेरियस सब्सटेंस के बने होते हैं, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। तो डेंटाइन हमने अभी आपको दिखाया डायग्राम में, अभी और हम देखते हैं। डेंटाइन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे नलिकाएं, इसको तो कैनालिकुली या डेलिकेट ब्रांचेज होते हैं, और ये ओडोंटोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, जो एक्चुअली निर्माण करती हैं प्लेक्वाइड का, उसका प्रोसेस है। ये बाहर की तरफ एक इनामेल नाम के एक सब्सटेंस से एक कवर्ड होता है, इसको हम विट्रोडेंटाइन कहते हैं, और ये एमिलियोब्लास्ट
जो होता है वो जो बाहर के वो का जो एक्टोडर्म का लेयर है उसकी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं एमिलियोब्लास्ट। तो एमिलियोब्लास्ट से स्रावित होता है ये विट्रोडेंटाइन, और इसको आप डर्मिस और पार्टली एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला जो पार्ट जो डेंटाइन वाला पार्ट है ट्राइडेंटाइन तीन त्रिभुज के आकार का, वो एपिडर्मिस के ऊपर दिखाई पड़ता है, और जो बेसल पार्ट है वो मेसोडर्म से होता है। मतलब देखिए शरीर में कोई भी जो टिश्यूज बनता है ना, तो उसका हम देखते हैं कि भाई किस जर्मिनल लेयर से बना है, कोई भी ऑर्गन बना है, कि हार्ट है, लंग है, किडनी है, स्किन है, नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस प्लेक्वाइड स्केल का जो बाहर वाला ऊपर वाला भाग है ये डर्मिस में दिखाई पड़ता है अपने को, ठीक है, और सॉरी एपिडर्मिस में दिखाई पड़ता है। और जो नीचे वाला पार्ट है जो, चूंकि देखिए एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से बना है, और जो मेसोडर्म है वो डर्मिस से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसल प्लेट जो है वो मेसोडर्म से बना, जो कि डर्मिस से ओरिजिनेट हो रहा है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्टोडर्म से बना हुआ है। अब देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जैसे ये देखिए ये लेयर कौन सा था, ये लेयर, एक सेकंड जरा रुकना बच्चों। तो ये जो मेसोडर्मल सेल है, देखिए ये जो है ये आपका ये दिखाई क्या पड़ रहा है कि ये है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, यानी कि दिस इज द बेस ऑफ एपिडर्मिस। ये सारा का सारा जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, पूरा का पूरा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर ये पार्ट जो है डर्मिस का है। डर्मिस में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो जा करके नीचे जमा होती हैं, इसको हम डर्मल पेपिला बोलते हैं। डर्मिस में एक पेपिला जैसा एक उभार जैसी संरचना ये बनाता है, और डर्मल पेपिला जो है वो की जो बाहरी परत है, ये डर्मल पेपिला बना, फिर डर्मल पेपिला जो है जा करके इस तरह से पुश हो गया, तो इसकी जो बाहरी परत है इसको हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। और ये एपिडर्मिस को पुश करता हुआ बढ़ता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये बेसल प्लेट का एक शेप ले लेता है जो डर्मल पेपिला है ना, और ओडोंटोब्लास्ट जो है ये डेंटाइन सिक्रीट करता है बेसल में। होता क्या है कि पहले ये सारा का सारा ही ओडोंटोब्लास्ट है, ये आगे बढ़ रहा है, और ये बेसिकली क्या देखिए कि यहाँ जो है ये अपने अपने चारों तरफ ये बेसल प्लेट्स का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और डेंटाइन जो है ये बाद में कैल्सिफाइड हो जाता है, कैल्सिफिकेशन इसका हो जाता है। फिर प्लेक्वाइड स्केल जो है ये दांत का निर्माण करते हैं, उसमें वही है जो ओडोंटोब्लास्ट है, एमिलियोब्लास्ट है, ये मिलकर के बनाते हैं उसका जो, उसमें जैसे एमिलियोब्लास्ट है वो उसका डेंटाइन विट्रोडेंटाइन वगैरह बनाने काम आते हैं। तो ये जो आपके कोटपाल वाली किताब है इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ डायग्राम उसी हिसाब से इसको आप समझ लीजिएगा। प्लेक्वाइड स्केल जो है ये वर्टिब्रेट टीथ के फोर रनर माने जाते हैं। हमारे जो दांत हैं उसके पूर्वज माने जाते हैं प्लेक्वाइड स्केल, क्योंकि देखिए ये इस जानवर का टंग है, और ये देखिए इसका जो स्किन वाला जो प्लेक्वाइड स्केल है ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और यही प्लेक्वाइड स्केल जा करके इन एनिमल्स में जो स्कॉलियोडॉन है उनके डेंटाइन दांतों की पंक्ति बनाते हैं मुंह में। एक या दो पंक्ति दांत के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका जो डेरिवेटिव होता है कौन सा होता है, ये होता है प्लेक्वाइड स्केल। तो सार का टीथ जो होता है प्लेक्वाइड स्केल ही है, और ये होमोलोगस विद ये, ठीक है। इसका एक व्यू तो ये है, एक व्यू ये कहता है कि शार्क टीथ आर एनलार्ज्ड प्लेक्वाइड स्केल फॉर्म्ड इन द स्किन ऑफ जॉज एंड आर दस होमोलोगस विद प्लेक्वाइड स्केल। एक दूसरा व्यू ये कहता है कि प्लेक्वाइड स्केल और टीथ दोनों ही हैं, कुछ डर्मल बोनी प्लेट्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से बने हैं। पहला व्यू ये कहता था कि जो प्लेक्वाइड स्केल है वो थोड़े से बड़े हो गए, और बड़े होकर के वो दांतों का आकार ले लिया उन्होंने। लेकिन अब जो नया व्यू है वो ये कहता है कि प्लेक्वाइड स्केल और दांत ये दोनों ही क्या है कि बोनी कुछ डर्मल प्लेट्स थे, ऑस्ट्रैकोडर्म और प्लेकोडर्म थे, उन्हीं से मॉडिफिकेशन से बने हैं। क्योंकि प्लेकोडर्म के बाद जो है ये कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां आई थी, और इसमें कोई एपिडर्मल इनामल लेयर प्लेक्वाइड स्केल में पाया नहीं जाता।
लेकिन विट्रोडेंटाइन जो है फॉर्म होता है मेसोडर्मल सेल से, इसलिए बोनी प्लेट का इसको माना जाता है। एनामेल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, हमारे दांत के ऊपर भी एनामेल होता है जो सफेद वाला पार्ट है, और ये डेंटाइन के ऊपर पाए जाने वाला जो विट्रोडेंटाइन है, ये इनामेल जो है बेसिकली विट्रोडेंटाइन और डेंटाइन से बना हुआ है, तो विट्रोडेंटाइन जो डेंटाइन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये स्पाइन को शेप करने में मदद करता है। और इस तरह से देखा जाए तो पहले हमने आपको कहा था कि जो ये जो प्लेक्वाइड स्केल हैं ये उभरते तो एपिडर्मिस में है, लेकिन होता क्या है कि सारा का सारा जो प्लेक्वाइड स्केल है वो मेसोडर्मल स्केल की तरह है, जैसे कि मछलियों में मिलता है, ठीक है। मछलियों में जो स्केल्स मिलता है वो ध्यान दीजिए आप कि मेसोडर्मल स्केल्स होते हैं किसी भी मछली में। और जो दूसरे प्राणी आप जो मैमल्स है या रेप्टाइल्स है उसमें आमतौर पर मेसोडर्मल स्केल्स नहीं मिलते हैं, जो स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, वो एपिडर्मिस से जनित होते हैं। तो ये माउथ के शार्क में देखा गया है कि टीथ कैसे, प्लेक्वाइड स्केल कैसे टीथ में हुआ, और फिर इसका डाइवर्जेंस भी देखा गया है अलग अलग जानवरों में। तो ये प्लेक्वाइड स्केल की कहानी थी, होमोलॉजी थी जो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्कॉलियोडॉन में लोकोमोशन कैसे होता है। तो लोकोमोशन जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये मैंने डायग्राम इसलिए लगाया है कि ये जो आपको इस तरह से तीर के आगे अग्रभाग की तरह जो ये पार्ट्स दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं मायोटोम्स। क्या कहते हैं? मायोटोम्स। ये मसल्स के बैंड हैं, पेशियों की पट्टिकाएं हैं, और इसके दो मायोटोम्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको मायोकोमाटा कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मायोटोम्स हैं दे प्ले अ पाइवोटल रोल इन द लोकोमोशन ऑफ स्कॉलियोडॉन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ स्कॉलियोडॉन इज काउज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ मायोटोमल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स एंड ऑल्सो एडेड बाय मूवमेंट ऑफ फिन्स। मतलब फिन का काम सेकेंडरी है, मेन मूवमेंट का काम कौन करता है? ये मायोटोम के मसल्स करते हैं। तो ये अगर मछलियों की फाइलोजेनी देखें, मछलियों के पूर्वजों का अध्ययन करें, पूरी उसकी वंशावली देखें विकास के क्रम में, तो उसके फिन जो होते हैं वो शरीर को बॉटम से ऊपर उठाने के काम में आते थे। लेकिन अब जो है ये स्विमिंग में भी काम आने लग गए हैं और कुछ एंडुलेटरी मूवमेंट में काम आने लग गए हैं। तो मायोटोम्स की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है ये करता मायोटोम के संकुचन से शरीर इसका दाएं और बाएं मुड़ता है, और इस प्रकार से एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, मतलब आगे से पीछे की तरफ जो ये जो वेव बनती है उसी वेव के थ्रू ये शरीर अपनी बॉडी को आगे प्रोपेल करता है। इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम मेटाक्रोनस या मेटाक्रोनल कंट्रैक्शन कहते हैं, और ये कैलकुलेट किया गया है कि 1 मिनट में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के 54 वेव्स बनते हैं जब ये मछली स्टेडी स्विमिंग कर रही होती है। जैसे देखिए ये है ना, ये बॉडी किस तरह से मूव कर रही है ऐसे कि इस प्रकार से मतलब 1 से 10 सेकंड के बीच में जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, तो ये देखिए इसमें बॉडी किस प्रकार से इसकी मूव करती है एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में, ये दिखाया गया। ये अल्टरनेटिवली लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हैं और इस प्रकार से इसका बॉडी प्रोपेल होता है। और ये इसमें होता क्या है कि सिर्फ मायोटोम्स जो होते हैं वो तो शरीर को के संकुचन, मतलब अपने संकुचन के द्वारा शरीर को दाएं बाएं मोड़ते हैं, लेकिन इसमें मेन जो बेडरॉक या पाइवोट का काम करता है वो करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड से ही वो मैसेज जो होता है वो न्यूरल मैसेज भी जाता है जो इसके स्विमिंग के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। और फिन जो है बेसिकली क्या होता है कि उनका काम है इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए मछलियों का फिन है, तो सबसे पहले आपको हम बताते रहे हैं, पिछली क्लास में बताया था कि इसका एक डॉर्सल फिन होता है। डॉर्सल फिन जो होता है वो बीच में एकदम ऐसे खड़ा है, तो उसके बॉडी को, जैसे मछली तैर रही है तो बॉडी को सीधा रखता है, उसको दाएं बाएं झुकने नहीं देता, दाएं या बाएं की तरफ बॉडी रोल नहीं करे, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए होता है। प्लस
जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो हम आपने आपको बताया है कि एक लेफ्ट वाला पेक्टोरल फिन अगर ज्यादा बीट करेगा तो मछली लेफ्ट मुड़ेगी, राइट वाला बीट करेगा तो राइट की तरफ मुड़ेगी, है ना। पेल्विक फिन का ज्यादा स्विमिंग में योगदान होता नहीं है, और जो कॉर्डल फिन है ये थोड़ा सा इसके मूवमेंट में इससे प्रोपल्सन होता है और बॉडी के बैलेंसिंग में काम आता है। तो फिन्स का जो रोल है वो सेकेंडरी रोल होता है। तो इस प्रकार से मछली में लोकोमोशन होता है। ये सीलोम आपको पता है कि जो मीजोडर्म की जो लाइनिंग होती है, किसी भी एनिमल के शरीर का अगर आप सेक्शन काटेंगे तो होता क्या है कि एक बाहर की बॉडी वॉल होती है और ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसके ऊपर अगर यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग है, इसके ऊपर और इसके ऊपर अगर अरे यार उल्टा ही बन गया, ये ऐसे अगर मीजोडर्म की लाइनिंग है तो आपको हमने बताया था कि इसको हम सोमेटोप्लूरा कहते हैं, इसको स्प्लैंक्टोप्लूरा कहते हैं। तो बीच का जो स्पेस होता है ना, इसको हम सीलोम बोलते हैं। लेकिन सीलोम का जो स्पेस है, अलग अलग जीवों में उसमें बहुत सारे अंग आ गए हैं और उसको इतना टाइट हो गया कि सीलोम एक्चुअली दिखता नहीं है। तो सीलोम जो है इस जानवरों की हालत का क्या है कि इसमें स्पेसियस होता है और डिवाइड होता है, 2 चैम्बर्स में आप सीलोम को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 2 ही चैम्बर्स में दिखता है ये। तो एक तो आगे वाला चैम्बर है जो है पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये पेरिकार्डियल कैविटी है। और इसके बीच में देखिए कि ट्रांसवर्स सेप्टम लगा हुआ है जो इन दोनों कैविटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये सेपरेट होते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम से या ट्रांसवर्स सेप्टम से, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये पेरिटोनियल कैनाल, इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम इधर है, पेरिटोनियम इधर है। पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल जो सिलोमिक स्पेस होता है उसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। तो इसको एब्डोमिनो पेरिटोनियल कैनाल कहते हैं। और इसमें एब्डोमिनल कैविटी में जिसका शरीर के सारा विसरा होता है, पाचन तंत्र और इसके जो अंग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं, और ये बाहर खुलते हैं एब्डोमिनल पोर के जरिए। पेरिकार्डियम, ये जो पेरिकार्डियम है यहाँ पर इस मछली का हार्ट होता है, इसीलिए इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। कहीं कार्डियम शब्द या कार्डियो वर्ड है ना, तो समझो इसका हृदय से लेना। पेरिकार्डियम मतलब हृदय के चारों तरफ। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर हृदय लॉज्ड होता है इस मछली में, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे स्कोलियोडॉन के दूसरे सिस्टम को।